एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक हम थोड़ा सा हमारे मूल अधिकार का जो पार्ट रहा है उसी को हम पूरा करेंगे पहले, और उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा संविधान जो है उसमें समय समय पर विभिन्न संशोधन होते रहे हैं। तो एक संशोधन 2002 में भी हुआ है। 86वें नंबर का संविधान संशोधन था ये, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तुरंत बाद खंड 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। यानी अनुच्छेद 21 जो हमारा था, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा की बात कही जाती है, तो इस अधिकार में ही 21 क और जोड़ा गया है, 21 क। और इसमें बताया गया है कि शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और इसके लिए राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य का कर्तव्य रहेगा, अनिवार्य तय वो प्रदान करेगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 21 जो है वो शिक्षा के अधिकार की भी बात करता है। तो ये हमारे मूल अधिकार थे। अब हम टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं। राज्य नीति के निदेशक तत्व, राज्य के निर्देशक सिद्धांत भी इनको कह सकते हैं, और राज्य नीति के निदेशक तत्व भी इनको बोला जा सकता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि निदेशक सिद्धांतों का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और निदेशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों में अंतर क्या है, और उसके बाद कौन कौन से निदेशक सिद्धांत है। मित्रों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। इन सिद्धांतों में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। ये सिद्धांत हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को इसलिए हमारे संविधान में सम्मिलित किया क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। यानी वो जो करना चाहते थे, जैसा संविधान वो बनाना चाहते थे, निदेशक सिद्धांत उसकी अभिव्यक्ति है। इस तरह से हमारा संविधान क्या करता है, निदेशक सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त करता है। तो निदेशक सिद्धांत भी क्या करते हैं, उनका क्रियान्वयन, निदेशक सिद्धांत एवं उनका क्रियान्वयन क्या करता है, संविधान को सामाजिक शक्ति से अभिसिंचित करते हैं। इस तरह से हमारे निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, अभिसिंचित करते हैं उसको। हम निदेशक सिद्धांत किसे कहेंगे मित्रों, तो इसका हम ये उत्तर दे सकते हैं कि संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है उन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत कहा जाता है। और ये सिद्धांत क्या है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं, जो कि देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व हैं। एक बार पुनः समझ लें, संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और राजनीति के निदेशक सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं, जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व है। यानी सरकारें जो प्रशासन चलाती हैं, शासन चलाती है, इनको शासन चलाते समय शासन व्यवस्था में इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, निर्देशों का पालन करना होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, राज्य नीति के निदेशक तत्व, निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। कुल मिलाकर के ये निदेशक सिद्धांत वो हैं जो जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यानी हमें सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। कैसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें जनता के कल्याण को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये हमारे निदेशक सिद्धांत इसी बात को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे जनता का कल्याण प्रोत्साहित हो। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए सिद्धांतों को देश के शासन में मूलभूत है, और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी अनुच्छेद 37 ये कहता है कि न्यायालय में तो इन सिद्धांतों को बाध्यता नहीं मिलती। यानी कोई सरकार, कोई अभिकरण, सरकारी अभिकरण यदि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है,
तो हम न्यायालय में तो नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा इनको बाध्यता प्रदान नहीं की जा सकती कि आपको ऐसा करना ही होगा। फिर भी क्या है, देश के शासन में मूलभूत और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये राज्य का कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन राज्य को करना चाहिए। हम राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं और उससे पहले हम मूल अधिकारों को पढ़ चुके हैं, तो हम इन दोनों का जो अंतर है उससे पहले हम स्पष्ट कर लें। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार तथा भाग 4 में निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इन दोनों में भारी अंतर है। कैसे? मौलिक अधिकार जहाँ नागरिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, तो ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मनुष्यों के सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ आज्ञाएं हैं। यानी राज्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये व्यक्तित्व विकास की जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व इन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का पालन, सिद्धांतों का पालन यदि राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा तो हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, यानी हमारे मूल अधिकारों का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इनके जो अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है, एक विचारक हुए ग्लेड हिल, उन्होंने कहा है मौलिक अधिकार राज्य के कुछ निषेध आज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी मौलिक अधिकार राज्य के लिए निषेध आज्ञाएं हैं, राज्य को मना करते हैं। क्या करते हैं कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी जो हमारे मूल अधिकार है उनमें राज्य को अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा मूल अधिकार राज्यों को कहते हैं। और साथ ही राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या करते हैं, वो राज्य को ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। यानी मौलिक अधिकार तो राज्य को बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, और निर्देशक सिद्धांत ये बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, यानी राज्य को क्या करना चाहिए। दोनों में अंतर को हम और अधिक स्पष्ट समझें। दोनों में पहला अंतर है, जहाँ मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं वहाँ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं हो सकते। हम इसको स्पष्ट समझ लें। हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार वाद योग्य है, जस्टिसेबल है, तथा निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है, यानी नॉन जस्टिसेबल है। कहने का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का पालन यदि राज्य नहीं करता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये निर्देशक तत्व है, निर्देशक सिद्धांत हैं, मूल अधिकार नहीं है। दूसरा अंतर है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है और निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। कैसे? मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक है कि ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी ये राज्य को कहते हैं कि ये हमारे मूल अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे, ये नकारात्मक है। इसके प्रतिकूल क्या है, निर्देशक सिद्धांत राज्य को निश्चित कार्य करने का आदेश देते हैं कि राज्य को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ये सकारात्मक आदेश है, वो नकारात्मक है। तीसरा अंतर आता है, मूल अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है मित्रों। मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, राजनीतिक लोकतंत्र, और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। चौथा अंतर है, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों को कानूनी महत्व प्राप्त है। कैसे? कि यदि इनका उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति या सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये एक तरह के कानूनी महत्व को रखते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत सिर्फ नैतिक आदेश है कि राज्य को ऐसा ऐसा करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इनका कानूनी महत्व नहीं है, ये नैतिक आदेश हैं। पांचवा अंतर है, मौलिक अधिकारों को
अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 21 में जो अधिकार बताए गए हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति के प्रवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है वो यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो उनको स्थगित सस्पेंड किया जा सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 21 को छोड़ करके। तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी टाइम पीरियड में। जबकि हमारे निदेशक तत्व क्या है, जब तक इनका क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से सस्पेंड की अवस्था में ही बने रहते हैं, स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं। यानी जब इनको लागू किया जाता है तभी ये एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये सस्पेंड ही बने रहते हैं। तो ये 5वां अंतर था। और छठा अंतर है, मौलिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, जबकि निदेशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मौलिक अधिकारों पर कुछ मूल कर्तव्यों की सीमाएं लगाई गई है, कुछ अन्य सीमाएं लगाई गई है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि निदेशक सिद्धांतों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह से मूल अधिकारों और राजनीति के निदेशक तत्वों के बीच में बहुत सारा अंतर पाया जाता है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, यानी संविधान के किन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख मिलता है और कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन से निदेशक सिद्धांतों को लिखा गया है। तो मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का